नमस्कार दोस्तों। मैं शशिकांत झा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। कल हमने राष्ट्रपति के बारे में पूरा का पूरा पढ़ा था कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है, राष्ट्रपति का पद कितना महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, शपथ कैसे लेते हैं, उनको हटाया कैसे जाता है, योग्यताएं क्या है, निर्भरताएं क्या है, सेवा शर्तें क्या है, ये सब हमने कल की क्लास में कंप्लीट किया हुआ था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं। देखिए, जैसे कि कल ही बताया था कल की क्लास में कि राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। नाम मात्र की कार्यपालिका होने का मतलब होता है कि वो जो भी कार्य करेंगे वो जो भी कार्य करेंगे वो किसके कहने पर करेंगे? मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे समस्त कार्यों को, या मंत्रिमंडल की सलाह पर करेंगे। ठीक है। लेकिन उसके साथ ही आर्टिकल 53 भी देखा था कि समस्त कार्यपालिका 53 क्या कहता है? कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? तो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियों में देखिए, उसकी प्रशासनिक शक्ति आती है। प्रशासनिक शक्ति के अंतर आता है उसकी प्रशासनिक या कार्यकारी शक्ति। फिर उसकी कुछ विधायी शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियां हैं, सेना संबंधी शक्तियां हैं, न्यायिक या क्षमादान की शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं, और स्वविवेकी शक्तियां भी हैं जिनका प्रावधान ऐसा इस नाम से संविधान में नहीं है, वो अलग अलग है। लेकिन उन स्थितियों में जब वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करता है तो उनको स्वविवेकी शक्तियां कहते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रशासनिक शक्तियां। प्रशासनिक शक्तियां वो सारी शक्तियां होती हैं जिनके द्वारा राष्ट्रपति शासन प्रशासन को हैंडल करते हैं, संभालते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना या अन्य नियुक्तियां करना, प्रधानमंत्री से रिपोर्ट मांग लेना कि कार्य कैसा चल रहा है, उसकी रिपोर्ट दीजिए। ये सारे कार्य जो होते हैं उनके प्रशासन संबंधी कार्य होते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है? हमें पता है कि समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से होती है। समस्त कार्यवाही किसके नाम से होती है? राष्ट्रपति के नाम से होती है। ठीक है। कार्यकारी शक्तियां भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? कार्यकारी शक्तियां। ठीक है। तो इसमें आता है पीएम की नियुक्ति। तो आपको पता है कि जब चुनाव होता है, चुनाव के बाद जो दल बहुमत प्राप्त करता है तो उस दल के नेता को राष्ट्रपति क्या करते हैं? प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। और उसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। याद रहे कि व्यक्तिगत रूप में प्रधानमंत्री और सभी मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? राष्ट्रपति के। लेकिन सामूहिक रूप में वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दोनों बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है। उसके बाद है, प्रधानमंत्री से प्रशासन एवं विधान संबंधी जानकारी मांग सकता है वो। ये आर्टिकल 78 में कहा गया है कि वह प्रशासन के विधान संबंधी जानकारी, प्रशासन और विधान यानी कि कौन सी प्रस्ताव पेश हो रहा है, कौन सा प्रस्ताव पेश नहीं किया जा रहा है, इस संबंध में जानकारी, प्रशासन के बारे में जानकारी मांग सकता है 78 के अकॉर्डिंग। उसके बाद है नियुक्तियां। तो देखिए, राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो आपको पता है राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायवादी, जब आर्टिकल 76 पढ़ेंगे तो उसमें महान्यायवादी को पढ़ेंगे तो महान्यायवादी की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और यह उनके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है। इनका निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। सीएजी आर्टिकल 148 पढ़ेंगे। सीएजी एक मुख्य अधिकारी होते हैं जो लेखा और लेखा परीक्षक का कार्य करते हैं। और सीएजी की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इनका कार्यकाल निश्चित होता है। ठीक है। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य जो होते हैं इनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं जो उनके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। वित्त आयोग आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन प्रति 5 वर्ष में कौन करते हैं?
राष्ट्रपति करते हैं। और अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो ये आगे आपको बताया जाएगा इसी क्लास में कि अभी 16वां वित्त आयोग जो एन के सिंह की अध्यक्षता में है, वो उसका गठन किया गया था 2017 में, 2020 से 25 के लिए जो सिफारिशें करे। तो आर्टिकल 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन, और सॉरी अभी 16वां बोल दिया, अभी कौन सा 15वां वित्त आयोग, ठीक है, एन के सिंह की अध्यक्षता में 2017 में गठन किया गया था, जो 2020 से 25 के लिए सिफारिशें करेगा। तो ये भी राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। उसके बाद है मुख्य एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त, तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कमिश्नर ऑफ इंडिया होते हैं, उनका नियुक्ति भी यही करते हैं। SC ST OBC आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद है इंटर स्टेट काउंसिल, केंद्र राज्य संबंधों पर या केंद्र राज्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना, ये भी राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्ति के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियां थी। उसके बाद राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, तो जब कल राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तभी बताया था कि राष्ट्रपति जो है संसद का अंग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि लोकसभा राज्यसभा के द्वारा पारित कोई भी विधेयक जब तक कानून नहीं बनता तब तक कि उस पर राष्ट्रपति अनुमति ना दे दें। तो यहाँ यही सी संबंध में उनकी विधायी शक्तियां हैं। वो क्या क्या हैं विधायी शक्तियां? तो देखिए, सत्र आहूत करना, सत्र अवसान करना और लोकसभा को भंग करना। सत्र आहूत करना, वो सत्र को बुलाते हैं, सत्र को समाप्त करने की घोषणा करते हैं और लोकसभा को भंग कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह से। संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। तो देखिए, संयुक्त बैठक का प्रावधान आर्टिकल 108 में आता है, और जब हम संसद या विधायिका पढ़ेंगे तब इनका विस्तार होगा। आर्टिकल 108 में यदि किसी विधेयक पर टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लेकिन याद रहे कि संविधान संशोधन के संबंध में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती, और धन विधेयक के संबंध में। उसके बाद है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ये वाली संयुक्त बैठक वो है जो चुनाव होने के बाद पहला बैठक होती है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा सब, और या फिर प्रतिवर्ष की जो संसद का सत्र शुरू होता है उस समय की, तो उसको संबोधित करते हैं प्रत्येक वर्ष और आम चुनाव के बाद। निर्वाचन आयोग की राय पर संसद सदस्यों की निर्भरता का निर्णय करना। देखिए, यदि दल बदल से संबंधित कोई दल बदल यदि दल बदल से संबंधित कोई अयोग्यता का प्रश्न है तो उसके संबंध में तो निर्णय करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन यदि इसके अन्य कोई निर्भरता से संबंधित प्रश्न है तो निर्वाचन आयोग की सलाह पर वो इसके बारे में निर्णय करते हैं, और राष्ट्रपति का निर्णय क्या होता है? अंतिम होता है। ठीक, ये भी उनका कैसा है? विधायी शक्ति है। उसके बाद राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 12 सदस्यों का मनोनयन कहाँ? राज्यसभा में, जो किससे होते हैं? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। ठीक है, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा 4 क्षेत्रों से होते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर को यदि राज्यसभा का सांसद बनाना है तो राष्ट्रपति उनका डायरेक्ट मनोनयन कर सकते हैं। तो इस तरह से 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। उसके बाद लोकसभा में भी 2 आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन का मनोनयन किया जाता था, बट 104वें संविधान संशोधन से इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया, तो अब नहीं किया जाता है। ठीक। कुछ विधेयक प्रस्तुत करने हेतु पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। कुछ विधेयक होते हैं जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किए जाते हैं, जैसे कि धन विधेयक, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने वाले विधेयक। तो इस तरह के विधेयकों को इनकी पूर्व अनुमति के बाद ही पेश किया जाएगा। उसके बाद है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। देखिए, आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को एक असाधारण शक्ति देता है, जो
संसद के विधान के समान ही कार्य करती है। जिस तरह संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि लागू होती है, उसी तरह राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश यदि लागू किया जाता है तो वो भी उसी प्रभाव के साथ में लागू होता है। अध्यादेश क्या होता है, तो इसके प्रावधान क्यों किया गया है, याद रहे जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और उस समय यदि देश में किसी कानून की आवश्यकता पड़ती है तो राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा उस कानून को लागू कर देंगे। ऐसा कानून संसद सत्र शुरू होने के कितने सप्ताह तक मान्य होता है, तो 6 सप्ताह के अंदर उसका अनुमोदन आवश्यक होता है संसद से। यदि नहीं किया जाता है तो वह अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इसी तरह की शक्ति राज्यपाल को भी आर्टिकल 213 के अनुसार वो भी कर सकते हैं। फिर है विधेयकों पर अनुमति देने संबंधी। यदि मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा ने किसी विधेयक को पारित कर दिया है, दोनों विधेयकों को दोनों सदनों ने, तो उसको कहाँ भेजा जाएगा, तो उसको फिर भेजा जाएगा राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के पास इसके संबंध में 3 विकल्प होते हैं, अनुमति दें, ना दें और पुनर्विचार के लिए लौटा दें। ठीक, और ये आर्टिकल 111 में कहा गया है, ये आर्टिकल 111 में है। और इन्हीं को कहा जाता है वीटो। इन्हीं को क्या कहा जाता है, वीटो शक्तियां। तो राष्ट्रपति के पास कितनी वीटो हैं, 3 वीटो हैं। कौन कौन सी, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंस वीटो और पॉकेट वीटो। याद रहे अमेरिका के राष्ट्रपति के पास कितनी वीटो होती हैं, तो 4 वीटो होती हैं यूएसए में। ठीक, और भारत में कितनी है, 3, जानते हैं। देखिए वीटो शक्ति, सबसे पहले एब्सोल्यूट या आत्यंतिक वीटो, ये पारित विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेना या अनुमति नहीं देना, मना कर देना। और आत्यंतिक वीटो का सबसे पहली बार प्रयोग 1954 में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसका निलंबनकारी वीटो, तो जब राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं तो इसको निलंबनकारी वीटो कहते हैं। और यह पुनर्विचार वाला कब से जोड़ा गया है, 44वें संविधान संशोधन से। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये प्रावधान किया गया था। पॉकेट वीटो क्या होती है, कोई सहमति नहीं देना और अनिश्चित काल तक अपने ऑफिस में पड़े रहना। यानी कि राष्ट्रपति चाहते हैं कि इसको कानून नहीं बनाना है इस विधेयक को, तो वो क्या करेंगे, ना तो उस पर अनुमति देंगे ना मना करेंगे, उसको अपने ऑफिस में ही पड़ा रहने देंगे। और क्या होगा, इससे वो कानून नहीं बन पाएगा। सामान्यतः जब किया जाता है, मान लीजिए लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और जो वर्तमान संसद है, लोकसभा है, उसने किसी विधेयक को पारित करके भेज दिया है और राष्ट्रपति को लग रहा है कि अब चुनाव की घोषणा हो गई है, ये सरकार गिर जाएगी, तो वो उस विधेयक को रोक लेंगे और जब नई लोकसभा गठित होकर आएगी तो उसके बाद उसको वो पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे। और उसके बाद यदि वो चाहें तो उस पर आगे कार्यवाही कर सकते हैं। तो ये होती है पॉकेट वीटो। इसका पहला प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में डाक से संबंधित विधेयक के मामले में किया था। याद रहे कि संविधान संशोधन के संबंध में कोई वीटो नहीं होती है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति मंजूरी देने के लिए बाध्य होते हैं, ये आपको पता है। ठीक, उसके बाद आती है विधायी शक्तियों के बाद में क्षमादान की शक्तियां। तो राष्ट्रपति को जिस तरह, देखिए न्यायपाल का सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। किसी भी वाद के संबंध में, किसी भी कोर्ट के संबंध में अपील, अंतिम अपील कहाँ की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में। यदि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन है और या मृत्युदंड है, तो उसके बाद लग रहा है जो दोषी को या जिसको दंडित व्यक्ति को कि इसमें कुछ कमियां हुई हैं, तो वो राष्ट्रपति के यहाँ क्या कर सकता है, सिर्फ वो राष्ट्रपति के यहाँ आवेदन कर सकता है। ठीक है, कि क्षमादान के लिए, माफी के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन याद रहे यदि एक बार आवेदन किया है और उसको स्वीकार नहीं किया गया है तो दोबारा आवेदन नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां हैं वो न्यायपालिका की तरह मौखिक सुनवाई नहीं होगी, वहाँ
सामने बैठ के ये नहीं कि अच्छा ये हुआ था वो हुआ था, ऐसा नहीं। आवेदन जाएगा, राष्ट्रपति उस पर विचार करेंगे, उन्हें ठीक लगेगा तो वो इसको क्षमा कर देंगे, नहीं लगेगा तो वो निरस्त कर देंगे। अब 5 प्रकार से कर सकते हैं वो। इसके बारे में अनुच्छेद 72 में प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति को संघीय विधि, सैन्य न्यायालय और मृत्युदंड के अगेंस्ट में 5 शक्तियां प्राप्त है। एक तो क्षमा, राष्ट्रपति पूरी तरह से आरोप मुक्त कर देंगे। मान लीजिए किसी को आजीवन कारावास था, राष्ट्रपति के पास वो याचिका जाती है और वो उसमें क्षमा कर देते हैं, तो वो पूरी तरह से आरोप मुक्त करना। दूसरा है लघुकरण कर देना, यानी कि स्वरूप को में बदलाव कर दिया जाएगा। मृत्युदंड था, आजीवन कारावास में बदल दिया। परिहार करना, प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना, उसकी प्रकृति नहीं बदलेगी। यदि आजीवन कारावास है तो आजीवन जो कारावास है तो वो कारावास ही रहेगा, लेकिन आजीवन की जगह उसको 10 वर्ष कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया, उसकी प्रकृति नहीं बदली, दंड वही है कारावास का, ठीक है। और विराम क्या होगा, सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम कर देना, जैसे गर्भावस्था के दौरान, अपंगता के दौरान, इस तरह में। और प्रलंबन क्या होता है, अस्थायी रोक लगा देना, जिससे जैसे मान लीजिए किसी को मृत्युदंड दिया हुआ है, अब उसने याचिका लगाई है किसके यहाँ पे, राष्ट्रपति के यहाँ पे, तो राष्ट्रपति उसको अस्थायी समय के लिए रोक देंगे ताकि वह व्यक्ति दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जा सकता है सुनवाई के लिए। तो इस तरह से विचार विमर्श करने के लिए ये क्षमादान की शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त है। याद रहे यही क्षमादान की शक्तियां राज्यपाल को भी प्राप्त हैं, लेकिन वह मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, ठीक है। और राज्य विधि के संबंध में उसको ये शक्तियां प्राप्त होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्षमादान की शक्तियों के बाद, इसमें कुछ और है, देख लीजिए। प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं, इनका भी, इनकी न्यायिक जांच की जा सकती है, लेकिन सामान्य स्थिति में न्यायिक जांच नहीं होती, लेकिन न्यायिक जांच हो सकती है। राष्ट्रपति मौखिक सुनवाई नहीं करेंगे, आपको बताया कि वो सामने ये नहीं होगा। राष्ट्रपति अपने आदेश का कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। मान लीजिए उन्होंने किसी को क्षमा कर दिया तो वह उसका कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है कि मैंने क्यों क्षमा किया हुआ है। और एक बार याचिका रद्द कर दी जाती है तो दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती है। ये क्षमादान की शक्ति थी राष्ट्रपति की। उसके बाद वित्तीय शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। तो देखिए आपको पता है धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही पेश किया जाता है। एक आकस्मिक निधि होती है, 267 266 में तीन निधियां होती हैं। एक होती है संचित निधि, ठीक है, संचित निधि। दूसरी होती है लोक लेखा निधि और तीसरी होती है आकस्मिक निधि, ठीक। ये दोनों होती हैं 266 में और ये होती है 267 में, ओके। तो इसमें से जो संचित निधि है इससे पैसा निकालने है तो संसद द्वारा संचित निधि से पैसा निकालने के लिए संसद प्राधिकृत होती है। लोक लेखा निधि से तो यहाँ से प्रधानमंत्री कर सकते हैं, और आकस्मिक निधि ये राष्ट्रपति के व्ययाधीन होती है। तो ये भी उनकी वित्तीय शक्तियां होती हैं। दूसरा आर्टिकल 280 के तहत वो वित्त आयोग का गठन करते हैं केंद्र राज्य के बीच में करों का विभाजन करने के लिए, तो ये भी उनकी वित्तीय शक्ति होती है, ठीक है। तो देखिए धन विधेयक पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको हम बजट कहते हैं वो संसद के समक्ष रखवाते हैं वो। अनुदान की कोई भी मांग उनकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। जैसे आप पढ़ेंगे बजट की प्रक्रिया को, विधायिका पढ़ेंगे उस समय तो समझेंगे कि कोई भी अनुदान की मांग उनकी सिफारिश के बिना नहीं आती है। आकस्मिक निधि से धन खर्च करने का जो प्राधिकार है वो इनका है। वित्त आयोग का गठन प्रति 5 वर्षों में 15 वित्त आयोग चल रहा है, जिसका गठन 2017 में किया था, जो 2020 से 25 के लिए सिफारिशें देगा, और एन के सिंह इसके अध्यक्ष हैं। ये इनकी वित्तीय शक्तियां हुई। सैन्य शक्तियां क्या है, तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होते हैं, ये पता ही है। युद्ध आरंभ और युद्ध समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं, ठीक है। ये इनकी यहाँ तक सैन्य शक्तियां थी। अब पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। तो आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान संविधान के भाग 18 में किया गया है, भाग 18 में किया है। और ये कहाँ से लिया हुआ है, तो ये जर्मनी के वाइमर संविधान से इसका प्रावधान किया गया है।
भाग 18 में जो है वो 352 से लेकर 360 तक अनुच्छेद हैं और 3 आपातीय स्थितियों की स्थापना की बात की गई है। और उसमें बेसिकली आपातकाल नहीं कहा गया है, 3 अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे कि एक राष्ट्रीय आपातकाल जिसको कहते हैं आर्टिकल 352 में, उसके लिए संविधान में आपात की उद्घोषणा शब्द का प्रयोग हुआ है। दूसरा राष्ट्रपति शासन 356 में जिसको कहते हैं, उसको राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता शब्द का प्रयोग संविधान में हुआ है। और वित्तीय आपात 360 जिसको कहते हैं, उसमें वित्तीय आपात के बारे में उपबंध इस शब्द का प्रयोग हुआ है। जब संविधान सभा में इस भाग के प्रावधानों की चर्चा की जा रही थी तो कई लोगों ने इसकी खूब सारी आलोचना की थी और अंबेडकर साहब ने भी कहा था कि ये जो भाग है ये बुराई है बट इसको करना पड़ रहा है, ठीक है। और इसको जोड़ने का या इसका प्रावधान करने का मुख्य कारण था कि देश को किसी असामान्य परिस्थितियों से प्रभावी तरीके से निपटना और देश की एकता, अखंडता और सार्वभौमिकता की रक्षा करने के लिए उसको विशेष परिस्थिति, उसको प्रभावी तरीके से इनको रक्षा करने के लिए उसको योग्य बनाना, ठीक है। तो इन सबको ध्यान में रख के आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान किया गया था। ये केंद्र को असामान्य परिस्थितियों से निपटने में सक्षम बनाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल जो 352 में दिया हुआ है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा 3 आधारों पर की जा सकती है। 3 आधार कौन कौन से होंगे? तो देखिए, युद्ध होगा, बाह्य आक्रमण होगा, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति। ये मूल संविधान में शब्द था। आंतरिक अशांति जिसको परिवर्तित कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 में, और इसकी जगह नया नाम क्या रखा है? तो इसकी जगह जोड़ दिया गया है, आंतरिक अशांति की जगह जोड़ दिया है सशस्त्र विद्रोह। ठीक, सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया गया है। तो राष्ट्रीय आपातकाल, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, और याद रहे मंत्रिमंडल की लिखित सलाह के बाद ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे, 3 आधारों पर करेंगे। और क्या होगा, इस घोषणा को 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित कराना होगा। देखिए, आधार क्या होते हैं? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। ठीक, और ये सशस्त्र विद्रोह को 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। इससे पहले ये आंतरिक अशांति हुआ करता था। ठीक, घोषणा संपूर्ण या किसी भाग में की जा सकती है। घोषणा या तो संपूर्ण भारत में या भारत के किसी हिस्से में, किसी राज्य में, राज्य के किसी हिस्से में की जा सकती है। लागू करने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह की आवश्यकता होती है। 44वें संविधान संशोधन से इस व्यवस्था को भी जोड़ा गया है। इससे पहले क्या था कि प्रधानमंत्री यदि प्रधानमंत्री के परामर्श से था, 1 माह के अंदर दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित कराना आवश्यक है। ये भी 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। इससे पहले ये 2 माह था। प्रति 6 माह में दोनों सदनों से पारित कर अनंत काल तक लगाया जा सकता है। प्रति 6 माह में इसको पुनः पारित करना पड़ेगा संसद के दोनों सदनों से, और ऐसा करके इसको अनंत काल तक लगाया जा सकता है। यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन से था। इससे पहले था कि एक बार पारित कर दो, अनंत काल तक लगा रहेगा। इसकी समाप्ति किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है, और संसद जब इसके बारे में कह दे तो राष्ट्रपति इसको समाप्त कर सकती है। ठीक, अब आपातकाल का प्रावधान प्रभाव क्या पड़ेगा? तो देखिए, आपातकाल का प्रभाव राज्यों पर पड़ता है, मूल अधिकारों पर पड़ता है, राज्य की विधायी शक्ति पर, शासनिक शक्ति पर पड़ता है। आपको पता है कि राज्य सरकार केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। यद्यपि इनको निलंबित नहीं किया जा सकता है, उनको निलंबित नहीं करते, लेकिन सरकार वही करेगी राज्य की जो केंद्र कहेगा। केंद्र जिस तरीके से कहेगा उस तरह से राज्य सरकार काम करेगी। इसके विपरीत अभी आप आर्टिकल 356 में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि वहां सरकार को निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है, सरकार को समाप्त कर दिया जाता है। दूसरा, राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। आपको पता है सामान्य परिस्थिति में संघ सूची पर संघ सरकार बनाएगी, राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाएगी, समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाते हैं। लेकिन
यहाँ पे जब आपातकाल लागू हो तो राज्य सूची के विषय पर भी कौन कानून बना सकता है? संसद कानून बना सकती है। ठीक, और यह समाप्ति के 6 माह तक प्रभावी होगा। जो आपातकाल समाप्त हो जाए तो उसके 6 माह तक यह प्रभावी रहता है, और उसके बाद यदि राज्य की विधानसभा इसको आगे लागू करना चाहती है तो पारित कर दे तो आगे लागू बना रहेगा, नहीं तो ये समाप्त हो जाएगा। राज्यों को दिए जाने वाले धन में कटौती की जा सकती है। तो जो राज्यों को पैसा राजस्व दिया जा रहा था वित्त आयोग की सलाह पर, उसको संशोधित किया जा सकता है। ठीक, लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, और जैसे कि बढ़ाया गया था। ठीक है, एक समाप्ति के 6 माह तक प्रभावी रहती है, उसका बाद फिर सामान्य स्थिति लागू हो जाएगी। मूल अधिकारों पर निलंबन, तो मूल अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है इससे। 358 और 359 दो आर्टिकल इसके लिए हैं। 20-21 को छोड़कर राष्ट्रपति किसी को भी निलंबित कर सकते हैं, 20-21 निलंबित नहीं होते हैं। बाकी इसके बारे में विस्तार से पढ़ाया जा चुका है। यहाँ यदि देखिए, यदि यहाँ हर चीज को विस्तार देंगे, हमें समस्या नहीं है, हम विस्तार दे सकते हैं हर चीज को, लेकिन यदि यहाँ हर चीज को विस्तार देंगे तो ये क्लास लंबी हो जाएगी, और वैसे भी आज की क्लास थोड़ी सी तो लेंदी होने ही वाली है। ठीक है, तो यहाँ उसको छोड़ के आगे बढ़ दिया जाता है, क्योंकि उसको हमें डिटेल में पढ़ना ही है दूसरी जगह, इसलिए। अभी तक कितनी बार घोषणा की जा चुकी है? 3 बार घोषणा की गई है। 1962 से 68 तक पहली घोषणा हुई थी चीनी आक्रमण के समय, और इसको आगे इसलिए बढ़ा दिया गया था क्योंकि 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हो गया था, तो इसलिए पहला आपातकाल 1962 से 68। दूसरा 1971 में पाकिस्तान आक्रमण के साथ शुरू हुआ था, और इसको 1977 में समाप्त किया था। और इसी समय 1975 में इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर और घोषणा कर दी थी। ये दोनों 1977 में समाप्त हुए थे। एक चीज हमेशा याद रखिए, इस वाले आपातकाल की घोषणा ने बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा था, और जब आप 42वां और 44वां संविधान संशोधन इन दोनों को पढ़ाएंगे तब आप समझेंगे। अब देखिए, यहाँ भी 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, ये भी जोड़ा है, ये भी जोड़ा, ये भी जोड़ा, कितने सारे परिवर्तन किए हैं। तो ये सब क्यों हुए? क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने जो तीसरा आपातकाल की घोषणा की थी, आंतरिक अशांति। अब आंतरिक अशांति क्या होती है, कोई स्पष्ट इसका वो तो होता नहीं है, तो इन्होंने आंतरिक अशांति के नाम पे किया, इसलिए उसको हटाना पड़ा। कहना पड़ा सशस्त्र विद्रोह यदि देश में होगा तब आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक, दूसरा इनका क्या था कि ये इन्होंने कह दिया था, और उसके बाद घोषणा हो गई थी, ठीक है, राष्ट्रपति जी को। तो अब क्या प्रावधान किया 44वें संविधान संशोधन से कि राष्ट्रपति, जब ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे तब मंत्रिमंडल की लिखित सलाह उनके पास होगी। उससे पहले तो प्रधानमंत्री के परामर्श से हो जाता था। उससे पहले था कि एक बार लगा दो, एक बार पारित करा लो संसद के दोनों सदनों से, उसका अनिश्चित काल तक लगा रहेगा। अब प्रावधान किया कि नहीं हो सकता था, हर 6 माह में इसको कराना पड़ेगा। तो ये पहले बहुत आसान था, उसको थोड़ा सा कठोर करने की व्यवस्था की गई है ताकि इसका दुरुपयोग ना हो सके। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल था। उसके बाद है संवैधानिक तंत्र की विफलता। याद रहे, हम इसको सामान्य भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं, लेकिन इसके लिए नाम आता है संवैधानिक तंत्र की विफलता। और संवैधानिक तंत्र की विफलता ये, चूंकि संविधान, जब राज्य सरकारें संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रही होती हैं तब वहां माना जाता है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता हो चुकी है। और उस स्थिति में केंद्र सरकार का दायित्व बनता है कि वहां की सरकार को भंग करके, निलंबित करके वहां पर शासन संभाले, और यथासंभव स्थिति को ठीक करके वहां नए चुनाव कराए और नई सरकार का गठन कराए। क्योंकि देश की एकता अखंडता का ध्यान रखना, इसकी सुरक्षा करना संघ का कर्तव्य है। तो दो आधारों पर इसकी घोषणा होती है। एक तो राष्ट्रपति को लग जाए कि संबंधित राज्य में संवैधानिक तंत्र के अनुसार सरकार नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए। ये आर्टिकल 356 खुद ही कहता है। और एक और प्रावधान है आर्टिकल 365 में, वो कहता है केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का यदि राज्य पालन नहीं करता है, 365 के अनुसार जो निर्देश राज्य को दिए गए हैं, यदि राज्य उनका पालन नहीं करता है तो क्या होगा, वहां ऐसा राष्ट्रपति मान सकते हैं कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, और वहां राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। जैसे मान लीजिए, अभी केंद्र सरकार ने
राज्य सरकार, मध्य प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ निर्देश दिए और वो आर्टिकल 365 के अनुसार थे और उन निर्देशों को यदि नहीं स्वीकार करती है, उनके अनुसार अनुरूप नहीं कार्य करती है, तो केंद्र सरकार को यह आभास हो जाएगा और राष्ट्रपति समझेंगे कि वह संविधान के अनुरूप सरकार नहीं चल रही है और संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो वहां संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा हो जाएगी। और जैसे ही संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा होगी तो वहां का शासन राष्ट्रपति की ओर से राज्यपाल, उसके द्वारा नियुक्त सचिव, इन लोगों के द्वारा किया जाएगा। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास आ जाएगा और ये कानून ये राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद भी लागू रहेगा जब तक कि इसको विधानसभा समाप्त नहीं कर देती है। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल में क्या था कि 6 महीने में समाप्त हो जाएगा राज्य सूची के विषय पर जो संसद कानून बनाती है। तो ठीक है, तो देखिए इसको किस तरह से लागू किया जाता है। 2 आधार हैं इसके। 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों से इसका अनुमोदन कराना पड़ता है या विशेष बहुमत नहीं, साधारण बहुमत से काम हो जाता है। एक बार पारित होने पर 6 माह तक, और इस तरह ये अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल अनिश्चित काल तक लगाया जा सकता है, इसको अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। और 1 वर्ष से अधिक तभी बढ़ाया जा सकता है जब देश में या तो आपातकाल की स्थिति हो, या उस राज्य में आपातकाल की स्थिति हो, या किसी भाग में आपातकाल की स्थिति हो, या फिर चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग ये कह दे कि संबंधित राज्य में भी निर्वाचन कराना की स्थिति नहीं है, वहां निर्वाचन नहीं कराया जा सकता, तो इसको 1 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन 1 वर्ष से अधिक आपातकाल लागू है, चुनाव आयोग कह दे कि चुनाव नहीं कराए जा सकते, तब बढ़ाया जा सकता है। इसको 44वें संशोधन से जोड़ा गया, तो थोड़ा कठोर कर दिया। राष्ट्रपति किसी भी समय परवर्ती घोषणा के द्वारा इसको समाप्त कर सकते हैं, संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। इसका प्रभाव क्या होगा, तो देखिए इसका प्रभाव फंडामेंटल राइट्स पर नहीं पड़ता, इसका प्रभाव सिर्फ संबंधित राज्य पर पड़ेगा, पूरे देश में या किसी अन्य राज्य पर नहीं पड़ेगा। ठीक, राज्य की मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जाता है। क्यों भंग कर दिया मंत्रिपरिषद को, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल में भंग नहीं किया? क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल में सरकार ने संविधान के विरुद्ध कार्य नहीं किया था। यहां पर लगाया ही क्यों गया है, क्योंकि वहां सरकार जो है वो संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही, इसलिए संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही, इसलिए सरकार को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो सरकार को भंग कर देंगे और राज्यपाल शासन देखेंगे। विधानसभा को विघटित कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक, और राज्य सूची पर कानून संसद बना सकती है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय की शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं, बस इस बात को ध्यान रखेंगे, बाकी सारी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त होंगी। और सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? पंजाब में संवैधानिक तंत्र की विफलता, राष्ट्रपति शासन का सबसे पहला प्रयोग किया गया था। ठीक, वित्तीय आपातकाल जो आज तक भारत में लागू नहीं हुआ है, बट इसका भी प्रावधान किया गया था। इसका इसलिए, यदि कभी भारत में वित्तीय संकट आ जाए या भारत की वित्तीय साख खराब होती है, कमजोर होती है, उसमें गिरावट आती है, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। जब वित्तीय आपातकाल की घोषणा होगी तो राज्यों को कितना पैसा मिलेगा, किन किन खर्चों पे खर्च किया जाएगा, ये सब राष्ट्रपति के हैंड ओवर हो जाएंगे, यानी कि पूरा राजस्व राष्ट्रपति अपने अनुसार से खर्च करेंगे, ये होगा। आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की नहीं गई, तो ये आर्टिकल 360 में है। आधार है भारत की वित्तीय साख, वित्तीय स्थिति खराब हो जाए, वित्तीय साख पर खतरा हो, 2 माह के अंदर इसको संसद से सामान्य अनुमोदन कराना पड़ता है और अनुमोदन करा के अनिश्चित काल तक बना रहता है। अनुवर्ती घोषणा द्वारा इसको समाप्त किया जा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति किसी भी समय इसको समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं। अंबेडकर जी ने कहा था कि यूएन का एक रिकवरी कानून है, उसकी तरह है ये, और अभी तक इसका प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक, तो यहां तक आपने 3 आपातकाल देखे, 352, 356 और 360। ठीक है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात, इसको 1 माह के अंदर पारित कराना होता है, इसको 2 माह के अंदर पारित कराना होता है, इसको भी 2 माह के अंदर पारित कराना होता है। इसको प्रति 6 माह में पारित करा के अनिश्चित काल तक लगाया जा सकता है, इसको प्रति 6 माह में पारित करा के अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। इसको एक बार पारित करा के, इसको एक बार पारित करा के एक बार में अनिश्चित काल के लिए लगाया जा सकता है। ठीक है, इससे फंडामेंटल राइट्स प्रभावित होते हैं और राज्य, या ऐसा कह लिए फंडामेंटल राइट्स प्रभावित होते हैं और संघीय व्यवस्था की जगह एकात्मक व्यवस्था हो जाती है। कैसी व्यवस्था हो जाती है? एकात्मक व्यवस्था।
इसमें फंडामेंटल राइट्स प्रभावित नहीं होते हैं, ठीक है, और ये इसका प्रभाव केवल संबंधित राज्यों पर पड़ता है। और 360 में राजस्व अधिकार प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। इसके आधार की घोषणा क्या है? तो तीन आधार होते हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। इसके दो हैं, या तो राज्य में राष्ट्रपति को लगता है कि संविधान के अनुसार काम नहीं चल रहा है, या राज्यपाल रिपोर्ट कर दे कि संविधान के अनुसार काम नहीं चल रहा है, या 365 के अनुसार निर्देश देने पर उसके अनुसार काम नहीं होता है। यहाँ वित्तीय साख या वित्तीय स्थिति कमजोर होने, खराब होने की स्थिति में लागू किया जा सकता है। इसके बाद राष्ट्रपति की कुछ स्वविवेकी शक्तियां हैं। इनका संविधान में उल्लेख नहीं मिलता स्वविवेकी नाम से, अलग अलग जगह पर है। लेकिन देखिए क्या है, लोकसभा में किसी दल को, ये पल नहीं है दल है, यदि लोकसभा में किसी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो क्या करता है, राष्ट्रपति किसी भी दल को अपने अनुसार सरकार गठन करने के लिए बुला सकते हैं। मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटाते समय वह मंत्रिपरिषद स्वविवेक से काम करते हैं कि उनको लौटाना है कि नहीं। ये विधेयक नहीं है, विधेयकों पर अनुमति देना ना देना या रोक के रखना, ये भी उनका स्वविवेक है। यदि सरकार का विश्वास लोकसभा में समाप्त हो जाए तो उसको बर्खास्त करना, ये भी उनका अधिकार है, स्वविवेक है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक हमने राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में विस्तार से पढ़ा, और आप इस चीज का पूरा यकीन रख सकते हैं कि इस क्लास से आपके पॉलिटी के क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में संभवतः पूरे रूप से कवर किए जा सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, पसंद आए तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।